हाय, आगे के लेक्चर में दो जगह करेक्शन है। एक मैंने मेगा कैरियोसाइट्स को मेगा थ्रोम्बोसाइट्स बोल दिया था, तो वहाँ पहुँचे तो मेगा कैरियोसाइट्स है वो। और सेकंड पैरासिम्पैथिक पोल के सिंपैथिक का सिस्टम बता दिया था, तो वो सिंपैथिक वाला है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट और रेट इंक्रीज करना, ये सिंपैथिक का काम है। हाय, इट्स मी जतिन, और आज का लेक्चर होने वाला है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट मतलब लिविंग सेल्स हैं, उनको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन, O2 और अदर एसेंशियल सब्सटेंस जो होने चाहिए वो चाहिए होते हैं। और जो वेस्टफुल या जो भी वेस्ट वो निकालते हैं, तो उनका रिमूवल भी ज़रूरी है। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप होना था, या कुछ तो चाहिए ना जिससे ये ट्रांसपोर्ट कर सके, कुछ मीडियम। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रहेगा। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेटा, इनमें तो वाटर सर्कुलेट हो जाता है, उनकी बॉडी सरफेस से, सराउंडिंग से, बॉडी कैविटी के थ्रू वाटर सर्कुलेट हो जाता है। पर जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनमें ब्लड आ जाता है, ठीक है। ब्लड के अलावा एक और सब्सटेंस रहता है लिम्फ, जो कुछ सर्टेन सब्सटेंस भी सर्कुलेट करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स रहेगा, प्लाज्मा रहता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। प्लाज्मा का रहता है 55% कंपोजिशन ब्लड में, और 45% रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। अब प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% सिर्फ पानी रहता है, 6 से 8% प्रोटीन्स रहते हैं। तीन तरह के प्रोटीन है, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबू ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है फिब्रिनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर के काम में आता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करता है। और फिर ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, ठीक। इनके अलावा कुछ आइंस रहते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आइन और एक्सेट्रा, और भी रह सकते हैं। थोड़ा सा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स में भी रहता है। ये किसकी बात हो रही है? ये सब प्लाज्मा की बात हो रही है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसको हम सीरम कहेंगे। प्लाज्मा में इतना ही है बस। फिर उसके आगे आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीज़ें आएंगी मेजरली: एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जिनको हम कहेंगे, ठीक है। तो आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। आरबीसी रहती हैं 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर mm3, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं ब्लड में, सबसे ज़्यादा रहती हैं। ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन रहता है इनमें, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, तो जिससे इनका कलर रेड होता है। पर 100 ml में 12 से 16 ग्राम आपको ये मिल जाएंगे। इनकी लाइफ साइकिल 120 दिन की होती है, 120 डेज की, और 120 दिन बाद ये स्प्लीन में जाके मर जाते हैं। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी का इतना ही था। उसके बाद आते हैं ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता, इस वजह से इनमें कलर नहीं रहेगा। ये लेकिन न्यूक्लिएटेड रहते हैं। ये कम रहते हैं नंबर में, 6000 से 8000 मिल जाएंगे, ठीक है, पर mm3 में। उसके बाद ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में भी तीन आते हैं आपके, आते हैं न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल्स। और फिर एक ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं दो, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों आएंगे। न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनका कंपोजिशन रहता है 60 से 65%। बेसोफिल्स सबसे कम पाए जाते हैं, 0.5 से 1% के बीच में। इसेनोफिल्स रहते हैं 2 से 3%। लिम्फोसाइट रहते हैं 20 से 25%। और मोनोसाइट्स रहते हैं 6 से 8%, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स जो हैं और मोनोसाइट्स जो हैं, ये फैगोसिटिक हैं नेचर में, फॉरेन पार्टिकल्स लड़ेंगे, ठीक है। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन रिलीज करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वगैरह में, ठीक है। इसेनोजेंस रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को और एलर्जिक रिएक्शंस को। लिम्फोसाइट्स फिर से दो में बढ़ जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और डिफेंस के काम में आएंगे, और इनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, इस चैप्टर में बस इतना ही है। उसके बाद प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस, स्पेशल सेल है, पाया जाता है बोन मैरो में, ठीक है। प्लेटलेट्स
में मेजरली ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। ये 1,50,000 से 3,50,000 पर mm³ में पाए जाते हैं। ओके, और अगर ये कमी हो जाती है तो हमें क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी, फिर ब्लड क्लॉट नहीं होगा जिससे ब्लड लॉस हो सकता है। तो इनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग दो तरीके से रहेगी, एक एबीओ ग्रुपिंग और एक आरएच ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम एबीओ ग्रुपिंग करते हैं। एबीओ ग्रुपिंग डिसाइड होगी एंटीजन एंटीबॉडी फैक्टर से, ठीक है, कि एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सी है। एनसीईआरटी में टेबल दिया है, वहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो और एंटीबॉडी बी है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए हो जाएगा। एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है तो ब्लड ए भी हो जाएगा। और अगर वो है क्या कहते हैं, एंटीजन एक भी नहीं है, एंटीबॉडी दोनों की है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। यहाँ से ये चार ऐसे डिसाइड हो गए। और यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट, ये तो सबको पता ही रहता है भाई, बचपन से इतना पता ही रहता है कि कौन किसको डोनेट करता है नहीं करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ब्लड ग्रुपिंग बहुत मतलब मैचिंग करानी पड़ती है ब्लड शेयर करने के लिए, वो आगे पता चलेगा, आगे बताता हूँ। इसके बाद आता है आर एच फैक्टर। आर एच ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है इसका मैच कराना। अब एनसीईआरटी में बताता हूँ कि आर एच आता है रीसस मंकी से। अगर जिसमें प्रेजेंट रहता है आर एच एंटीजन तो वो आर एच पॉजिटिव रहते हैं, जिसमें नहीं रहता है वो आर एच नेगेटिव रहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिसाइड हो गया। अब क्या एक कंडीशन दी है एनसीईआरटी में, ठीक है, वो बताता हूँ पहले। जैसे मदर आर एच नेगेटिव है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उसका फीटस रहता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, वो फीटस आर एच पॉजिटिव है, तो लैक्टेशन पीरियड जो तुम्हारा रहेगा तब तो वो दोनों सेपरेट रहेंगे, ठीक है, उन दोनों का ब्लड प्लेसेंटा से सेपरेट रहेगा। पर जैसी पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगी, तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा ब्लड फीटस से मदर को मिक्स हो जाए, जिससे मदर फिर उस आर एच पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेगी। अब आगे अगर फर्दर कोई प्रेगनेंसी होती है और उसमें फीटस आर एच पॉजिटिव है पर मदर का ब्लड आर एच नेगेटिव है, तो वो उस फीटस को अटैक करेगा, जिससे सीवियर जॉन्डिस या एनीमिया हो सकता है। इस कंडीशन ऑफ लाइटोसिस फीटियलिस, ठीक है, इसको ये कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को माफ़ करना मेरी प्लीज़। तो इसको ये कहते हैं। अब ये चीज़ ना हो तो जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तब उसको हम एंटी आर एच एंटीबॉडी दे देते हैं, तो ये कंडीशन फिर नहीं होती है। अब आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो जब कहीं हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, उसको हम फिब्रिन कहते हैं। फिब्रिन में नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स रहता है जिसमें डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। फिब्रिन बनता है फिब्रिनोजन से। इसमें एंजाइम यूज़ होती है एक थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से आता है। इसमें एंजाइम यूज़ होती है थ्रोम्बोकाइनेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ी सी दो स्टेप में हो रहे हैं कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है, उसमें थ्रोम्बोकाइनेस लग रहा है, फिर वो थ्रोम्बिन एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है फिब्रिनोजन से इनएक्टिव से फिब्रिन बनाने में। तो ऐसे, ठीक है, लिंक एंजाइम रिएक्शन है। और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉट फॉर्मेशन में। अब आता है लिम्फ। तो ब्लड कैपिलरीज से जब ब्लड निकलता है तो उसमें से थोड़ा सा वाटर विथ मैनी सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं कैपिलरी से सेल्स के बीच में, और लार्ज प्रोटीन और फॉर्म एलिमेंट्स ब्लड कैपिलरीज में ही रह जाते हैं। सिर्फ दो चीज़ें निकलती हैं, क्या, वाटर और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ये जब सेल के बीच में आ जाते हैं तो इस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्लाज्मा के जैसा होता है, ठीक है, और इससे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैस वगैरह होते हैं। एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स रहता है, एलेबोरेटेड रहता है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जब ये जाता है तो उसको हम लिम्फ कहेंगे, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है कि ये भी जो फ्लूइड निकला है, ठीक है, इसको वापस मेजर वेन्स में डाल देना, ठीक। अब और ये लिम्फ कलरलेस रहता है, उसमें वो रहता है, क्या कहते हैं, ब्लड का कंपोजिशन रहता है, लिम्फोसाइट्स रहते हैं, और बस आरबीसी नहीं रहती हैं, इसलिए कलरलेस रहता है। तो उसमें लिम्फोसाइट्स रहते हैं, इम्यून सिस्टम में जो काम में आता है, और भी न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन वगैरह कैरी करता है लिम्फ। फैट एब्जॉर्ब कराता है, कहाँ से, लैक्टियल से, जो
इंटेस्टाइन वैली में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो अब आता है सर्कुलेटरी पाथवे। दो तरह के रहते हैं, एक ओपन रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ओपन वाले पाए जाते हैं आर्थ्रोपॉड और मोलस्क में, ठीक है। ओपन में क्या रहता है ना कि हार्ट तैरता रहता है ब्लड में, ऐसा मैंने सुना है, ठीक। तो मेजर मैं पाथवे बताता हूँ। हार्ट रहता है, हार्ट से मेजर वेसल्स में जाता है, लार्ज वेसल्स में जाता है, मेजर नहीं लार्ज, ठीक है, लार्ज वेसल्स में जाता है, वहाँ से साइनस में जाता है, साइनस से फिर ऐसे हार्ट वेसल्स साइनस ऐसे फ्लो करेगा, ये ओपन का है। और जो क्लोज का रहता है एनलेट्स और कॉर्डेट्स में, उनमें हार्ट रहता है, हार्ट के साथ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स रहता है, तो एक फिक्स्ड पाथ रहता है, जैसे वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज ऐसे जाता है और क्लोज पाथ में ही ट्रेवल करता है। इसमें ऑर्गन ऐसे डुबकी नहीं लगा रहे होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, ब्लड में, ठीक। उसके बाद आता है फिशेस। फिशेस में दो चैम्बर हार्ट रहता है, एक आर्टरिया, एक वेंट्रिकल। अब हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, वो गिल्स के पास जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वहाँ से फिर पूरी बॉडी में चला जाएगा और फिर हार्ट के पास आएगा। ये हुआ सिंगल सर्कुलेशन, ठीक। इसमें एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल रहते हैं बस। उसके बाद आता है एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल को हटा के। एम्फीबियंस और रेप्टाइल आए इसमें, क्रोकोडाइल इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इनमें तीन चैम्बर रहता है, दो आर्टरिया, एक वेंट्रिकल। तो लेफ्ट आर्टरिया में आ जाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट आर्टरिया में आ जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और वेंट्रिकल एक ही है तो दोनों उसमें मिक्स हो जाएंगे और फिर सर्कुलेट हो जाएगा, तो ये इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हुआ, ठीक है। बर्ड्स, क्रोकोडाइल, मैमल्स में फोर चैम्बर हार्ट रहता है। लेफ्ट साइड आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट साइड आता है डीऑक्सीनेटेड, आर्टरिया वेंट्रिकल, आर्टरिया वेंट्रिकल, ठीक। लेफ्ट साइड आएगा ऑक्सीनेटेड, राइट साइड आएगा डीऑक्सीनेटेड, और ये सर्कुलेट होगा तो ये रहेगा डबल सर्कुलेशन। ये ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों एक साथ सर्कुलेट हो रहा है, तो इसको हम डबल सर्कुलेशन नाम देंगे। ओके, फिर आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एक हार्ट रहेगा, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स और ब्लड रहता है, ये रहता है और ब्लड रहता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। अब हार्ट मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, हार्ट की के पास एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग रहती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, उस मेम्ब्रेन को। हार्ट वही ऐसे फिश साइज़ का रहता है और उसकी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन रहती है, उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है मेम्ब्रेन के अंदर। हार्ट में चार चैम्बर रहते हैं, ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है ना, चार चैम्बर रहते हैं, दो ऊपर वो छोटे रहेंगे आर्टिया रहेंगे, दो नीचे रहेंगे वो बड़े रहते हैं, उनको वेंट्रिकल कहेंगे। और राइट लेफ्ट में डिवाइड रहते हैं। हार्ट हल्का सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट की तरफ, और ये सब बेसिक ही था। उसके बाद थिन मस्कुलर वॉल रहती है, इंटर आर्टियल सेप्टम, ठीक है। मतलब जो आर्टिया है उसको डिवाइड कर रही है, तो उन दोनों के बीच में ये आर्टियल सेप्टम, तो ठीक है चलो बता दूंगा, डायग्राम लगा दूंगा। आर्टियल सेप्टम जो आर्टिया डिवाइड कर रही है, और जो फिर वेंट्रिकल डिवाइड करेगी वो वेंट्रिकल सेप्टम रहेगी, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और वो थोड़ी थिक रहती है। और जो आर्टिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करती है उसको हम आर्टियो वेंट्रिकल सेप्टम कहेंगे। वो थिक रहती है, फाइब्रस रहती है, ठीक है। वेंट्रिकल्स थोड़े थिक रहते हैं क्योंकि उन्हें पूरी बॉडी में जैसे सर्कुलेट कराना होता है। आर्टिया की वॉल्स थोड़ी कंपैरेटिवली थिन रहती है। उसके बाद वेल्व्स रहती है, राइट साइड रहेगी ट्राइकस्पिड वेल्व आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट साइड रहेगी बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व, ठीक है, वो रहती है। फिर उसके बाद वेंट्रिकल जो है हमारा, राइट वेंट्रिकल ओपन होगा पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होगा आयोटा में, ठीक है। और इनके पास जो वेल्व रहेगी वो रहेगी सेमिलुनार वेल्व। वेल्व का काम रहता है कि एक साइड ब्लड का फ्लो कराना, वापस नहीं आने देगी, काइंड ऑफ गेट है कि ब्लड आगे जाएगा फिर वो पीछे नहीं भेजेंगे, फिर आगे जाएगा फिर पीछे नहीं भेजेगी, ये होगा। फिर नोडल टिश्यू रहते हैं, स्पेशल मस्कुलेचर टिश्यू ऐसे ये रहते हैं, ठीक है। ये ऑटो एक्साइटेबल रहते हैं, और दो जगह रहते हैं, एक रहता है साइनो आर्टियल नोड और एक रहता है एक रहता है एसियन, एक रहता है एवियन, ठीक है, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब ये राइट साइड में राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहते हैं दोनों,
एन रहेगा अपर राइट कॉर्नर में और एन रहेगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, दोनों, लेकिन दोनों कहाँ पे हैं, राइट आर्ट्रियम में, ठीक। और एन से फिर फाइबर्स निकलते हैं, फाइबर्स कहेंगे, हाँ बंडल ऑफ फाइबर्स कहेंगे, वो निकलेंगे और हार्ट में फिर ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं कि एवियन से आर्टियोवास्कुलर सेप्टम के थ्रू निकल के ऐसे लेफ्ट और साइड वेंट्रिकल के चले जाते हैं और ये वो कराते हैं, ऑटो एक्साइटेबल रहते हैं, तो ये पंपिंग कराएंगे, ऐसे समझ सकते हो। तो ऑटो एक्साइटेबल हैं, इनसे क्या होगा ना, जो एन रहता है वो 1 मिनट में 70 से 75 बार वो करा सकता है, एक्शन पोटेंशियल मेंटेन करा सकता है, पंपिंग कराएगा। एन को हम पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। बस तो उसके बाद आता है, अब आती है कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल में पहले देखो, एक रहता है सिस्टोल, एक रहता है डायस्टोल। सिस्टोल में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, सिस का ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा मसल का। डायस्टोल में क्या रहेगा, वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा। अब जब मैं बोलूँ किसका सिस्टोल हो रहा है किसका डायस्टोल हो रहा है तो वो क्लियर रहेगा, ठीक। पहले रहता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में डायस्टोल रिलैक्सेशन है और जॉइंट मतलब सॉरी 2-3 आर्टिकल और आर्ट्रियल और आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। वो ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व खुली हुई है। अब क्या होगा सॉरी, ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन और उससे वेना कवा से वेन आएगा, ठीक। वो लेफ्ट और राइट उसमें जाएगा आर्ट्रिया में, उससे जाएगा फिर वेंट्रिकल में। इस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व खुली हुई है। फिर क्या होगा ना, एन आएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड फ्लो जाएगा वेंट्रिकल में, जिससे 30% प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। 30% ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो, प्रेशर नहीं, ब्लड फ्लो बढ़ेगा 30% तक, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड उसमें जाएगा, अब उसमें चला गया, वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उसको हम आर्ट्रियल सिस्टोल कहेंगे, ठीक है। अब वेंट्रिकल का हो तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ेगा और वेंट्रिकल बंद होगा तो उससे क्या होगा ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व जो थे वो बंद हो जाएंगे, जिससे आर्ट्रिया में ब्लड फ्लो नहीं जा पाएगा। अब कहाँ जाएगा, तो ये सेमिलुनार वेल्व खुलेंगी और वहाँ से ब्लड आगे निकल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ चला जाएगा तो वेंट्रिकल खाली हो जाएंगे, वेंट्रिकल फिर रिलैक्स स्टेट में आएंगे और फिर वो खुल जाएंगे। जब वेंट्रिकल का वो हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तब आर्ट्रिया रिलैक्स स्टेट में आ चुका था। अब उसके बाद क्या होगा कि वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएंगे, आर्ट्रिया रिलैक्स हो चुका था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स होंगे, अब चारों रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हो चुके हैं चारों चीज़ें, तो जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आ गई है और ये एक बार वो हो चुका है, एक बार सर्कुलेट हो चुका है पूरा, ठीक है। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर आर्ट्रिया उतने में, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है आर्ट्रिया रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया और फिर वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया, चारों रिलैक्स हो गए, जॉइंट डायस्टोल आ गया, फिर ब्लड फ्लो आएगा, फिर यही होगा, एक दबेगा फिर नीचे वाला दबेगा, फिर ब्लड आगे जाएगा, ऐसी ये साइकिल चलती जाएगी, ठीक है। 72 टाइम्स होता है ऐसा। और इस साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड्स रहती है। एक बार में 70 ml ब्लड, सॉरी 1 मिनट में नहीं, एक स्ट्रोक में या एक पंप में 70 ml ब्लड जाता है, तो इसलिए इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। और जितनी बार रिपीट हो रही, मतलब जितनी बार साइकिल चल रही है और इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 70 ml जा रहा है 72 टाइम्स होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये होता है। पहली वाली साउंड आती है क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व पे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व बंद होगी तो वो रहेगी लव। और फिर सेकंड साउंड आती है क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वेल्व पे, जब वेल्व क्लोज होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो आएगी डब, जैसे लब डब लब डब लब डब होता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ECG, इसका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। वो ऐसे जाता है, दिल की धड़कने जिससे बताते हैं, हाँ भाई वो गोपी बहू वाले नाटक में आता है, साथ में वाला साथ, नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें, वो नैतिक, हाँ वो कवा में चला गया था, उसको लगी थी, वही है, ठीक है। तो उसको
इलेक्ट्रिकल लेड से कनेक्ट कर देते हैं 3 जगह, दोनों रिस्ट में आएगी और लेफ्ट एंकल में आएगी, ठीक। उसमें फिर ऐसे वो ग्राफ आता है, ग्राफ दिख जाएगा। अब इसमें मैं बताता हूँ ग्राफ क्या बता रहा है। जो P से T तक की वेव रहती हैं, ठीक है, जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया और डीपोलराइजेशन, ठीक। फिर जो Q R S है ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बता रहे हैं। इसमें डीपोलराइजेशन में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आर्ट्रिया का हुआ तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्साइटेशन से ये नहीं समझना क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ आर्ट्रिया, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर उसके बाद जब रिलैक्स हो रहे होंगे तो रिलैक्स को हम कहेंगे रिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहे हैं उसको हमने बोला रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। जैसा वहाँ बताया था वही है कि पहले एसएन नोड से आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। तो वही ग्राफ में है कि आर्ट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो पी बताएगा, क्यू आर एस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए वो बताएगा, और टी तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया तो ये वो बताएगा। समाप्त। बस उसके बाद आती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक। ब्लड वेसल्स में 3 रहेगा, एक तो ट्यूनिका सब में लगा दो, ठीक है। एक्सटर्ना जो सबसे बाहर रहेगी, फिर मीडिया बीच वाली, 3 लेयर की बनी रहती है ब्लड वेसल, और फिर अंदर वाली इंटिमा, ठीक। इंटिमा अंदर वाली रहेगी, लाइन रहती है स्क्वेमस एपिथेलियम से, एपिथेलियम सरफेस पे पाया जाता है हर जगह, ठीक है। एपिथेलियम से मीडिया आएगी तुम्हारी, मीडिया में रहता है स्मूथ मसल सेल विथ इलास्टिक फाइबर्स, ठीक। और जो एक्सटर्नल रहती है उसमें फाइबर्स कनेक्टिंग टिश्यू और कोलेजन फाइबर, ये सब रहता है, ठीक है। अब वेन्स जो हैं वो थोड़ी थिन होती हैं। वेन्स में क्या थिन, मीडिया थिन होता है, आर्टरीज में थोड़ी मोटी रहती हैं और वेन्स में वो थोड़ा छोटा रहता है, पतला रहता है, ट्यूनिका मीडिया। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है वो आर्टरीज, आर्टियोल और कैपिलरीज में फ्लो करता है, और जो डीऑक्सीनेटेड रहता है वो वेन्स, वेन्यूल्स और वेना कावा में फ्लो करता है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ जाता है, जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है, और लंग्स के पास जाता है। फिर जो वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, वहाँ से पल्मोनरी वेन्स से फिर वो लेफ़्ट आर्टरियम में जाता है, और फिर वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, बस पूरे में फिर हो जाएगा। एक कनेक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर में भी रहता है, जिसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ब्लड कैरी करता है इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ। अब आता है रेगुलेशन ऑफ हार्ट। रेगुलेशन कैसे होगा कि पहले तो हार्ट मायोजेनिक है नेचर में, मतलब खुद ही ऑटो एक्साइट वगैरह होगा तो खुद अपनी मेंटेन करता रहेगा कार्डियक साइकिल। पर उसके बाद एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट रहता है मेडुला ऑब्लिंगेटा में, वहाँ पे वो फंक्शन करता है एएनएस के थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, एक सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक। पैरासिम्पैथिक क्या करेगा, या तो स्ट्रेंथ बढ़ा देगा हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की, या रेट बढ़ा देगा, ठीक है, जिससे ब्लड फ्लो या बीपी ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर वो बढ़ेगा। पैरासिम्पैथिक रिलैक्स स्टेट में काम करता है। सिम्पैथिक थोड़ा वो उसमें टेंस सिचुएशन में काम करता है, जब ब्लड फ्लो बढ़ाना हो, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचानी हो, तो पैरासिम्पैथिक रिलैक्स कराएगा, तो जब हार्ट रेट बड़ी होगी तो उसको कम करा देगा। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं डिसऑर्डर्स पे। डिसऑर्डर्स में पहला है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। इसमें जो हमारा नॉर्मल सिस्टोल डायस्टोल रहता है वो 120/80 रहता है, ये बढ़ के 140/190 हो जाता है। लेकिन अब ये क्या होगा ना, अगर ये ज़्यादा देर तक ऐसे रहेगा तो हमारे बाकी ऑर्गन भी अफेक्ट होंगे, जैसे ब्रेन और किडनी वगैरह, तो कम रहना ज़रूरी है, ये भी डेंजरस है। उसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या एथरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या रहेगा, जो तुम्हारी वेन्स वगैरह रहती हैं उसमें ब्लड वेसल्स कहेंगे, ब्लड वेसल्स ठीक रहेंगे। इसमें डिपोजिशन हो जाता है बाकी सब्सटेंस का, जैसे कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो उससे क्या होगा कि बहुत छोटी जगह हो जाएगी, ब्लड के सप्लाई के लिए बहुत नैरो हो जाएगी, तो दिक्कत आ सकती है, तो ये भी बेकार है। फिर डिसीज़ तो सारी ही बेकार होते हैं भाई, ऐसा अच्छा डिसीज़ कुछ नहीं होता है। हार्ट फेलियर रहता है, नहीं
एंजना एंज एंजना 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 पेक्टोरियसिस, क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है हार्ट के पास, तो तुमको थोड़ा सा दर्द हो सकता है दिल में मेरे है दर्द है डिस्को, ठीक। तो उसके और फिर लास्ट में आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में कि हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर रहा है, ये है कि ब्लड ठीक से पंप नहीं कर रहा है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अलग है। हार्ट अटैक में मसल्स डैमेज होती हैं, कार्डियक अरेस्ट में वो पंप ही नहीं करेगा। पर हार्ट फेलियर हुआ है, ये फेल हुआ है, एक क्लास को दोबारा से पढ़ेगा तो वो फिर से ड्रॉप लेगा। तो उसमें सिर्फ इतना सा है कि उसने ब्लड ठीक से पंप नहीं कर रहा है, एफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा है, बस यहीं पे होता है चैप्टर समाप्त। धन्यवाद।